चैप्टर 15 कास्टिंग का समारोह। बोरिंग के कार्य में लगाए गए 8 महीनों के दौरान ढलाई का प्रारंभिक कार्य भी अत्यंत तीव्रता के साथ एक साथ किया गया था। स्टोनी हिल पर पहुंचने वाला कोई भी अजनबी वहां जो कुछ देखता उससे बहुत आश्चर्यचकित होता। कुएं से 600 गज की दूरी पर और उसके चारों ओर एक केंद्रीय बिंदु के रूप में एक घेरा बनाकर खड़ी 1200 भट्टियां थीं, जिनमें से प्रत्येक 6 फीट चौड़ी और 3 गज की दूरी पर थी। इन 1200 भट्टियों द्वारा बनाई गई लाइन 2 मील लंबी थी। वे सभी एक ही मॉडल पर बनी थीं, ऊंची चतुष्कोणीय चिमनियों के साथ, और उनका एक अनोखा प्रभाव था। J.T. मेस्टर ने वास्तुशिल्प व्यवस्था को शानदार माना। इसने उन्हें वाशिंगटन के स्मारकों की याद दिला दी। उन्हें लगा कि दुनिया में इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि ग्रीस में भी नहीं, जहाँ उन्होंने स्वीकार किया कि वे कभी नहीं गए। ये याद रखना चाहिए कि अपनी तीसरी बैठक में समिति ने कोलंबियाड के लिए कास्ट आयरन और विशेष रूप से ग्रे विवरण का उपयोग करने का निर्णय लिया। ये धातु वास्तव में सबसे दृढ़, नमनीय और लचीला है, सभी मोल्डिंग कार्यों के लिए उपयुक्त है, और जब इसे गड्ढे वाले कोयले के साथ गलाया जाता है तो यह इंजन सिलेंडर, हाइड्रोलिक प्रेस आदि के लिए बेहतर गुणवत्ता का होता है। लेकिन कच्चा लोहा, यदि एक बार सम्लन से गुजरा हो, तो कभी भी पर्याप्त रूप से समरूप नहीं होता है, और दूसरे सम्लन के माध्यम से ही इसे शुद्ध, परिष्कृत किया जाता है, तथा इसके अंतिम पार्थिव जमाव को हटाया जाता है। टेम्पा टाउन भेजे जाने से पहले गोल्ड स्प्रिंग की बड़ी भट्टियों में गलाए गए लौह अयस्क को तथा उच्च तापमान पर गर्म किए गए कोयले और सिलिकियम के संपर्क में रखकर कच्चा लोहा बनाया गया। इस पहले ऑपरेशन के बाद धातु को स्टोनी हिल ले जाया गया, लेकिन वहां 136 मिलियन पाउंड कच्चा लोहा था, जो रेलवे द्वारा भेजे जाने के लिए बहुत महंगा था। परिवहन की कीमत कच्चे माल की कीमत से दोगुनी होती। न्यूयॉर्क में मालवाहक जहाज़ों की तुलना में उन्हें लोहे की छड़ों में लोड करना बेहतर लगा। 1000 टन के कम से कम 68 जहाज़ों की आवश्यकता थी। काफ़ी बड़ा बेड़ा, जो 3 मई को न्यूयॉर्क से रवाना हुआ, समुद्री मार्ग से गया, अमेरिकी तटों को पार किया, बहामा चैनल में प्रवेश किया, फ्लोरिडा के बिंदु को दोगुना किया, तथा उसी महीने की 10 तारीख को एस्पिरिटो सैंटो की खाड़ी में प्रवेश किया और टैम्पा टाउन के बंदरगाह में सुरक्षित रूप से लंगर डाला। वहां जहाज़ों को उतार दिया गया और उनका माल रेलमार्ग से स्टोनी हिल तक ले जाया गया, और जनवरी के मध्य में धातु का विशाल भंडार उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया गया। यह आसानी से समझा जा सकता है कि 60,000 टन लोहे को एक साथ पिघलाने के लिए 1200 भट्टियां बहुत ज्यादा नहीं थीं। इनमें से हर भट्टी में करीब 1400,000 पाउंड धातु थी। इन्हें रोडमैन गन की ढलाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भट्टियों के मॉडल पर बनाया गया था। वे आकार में समलंबाकार थीं, जिनमें एक ऊंची अंडाकार मेहराब थी। वार्मिंग उपकरण और चिमनी को भट्टी के दोनों छोरों पर रखा गया था, ताकि यह पूरी तरह से समान रूप से गर्म हो सके। अग्निरोधक ईंटों से बनी ये भट्टियां कोयले की जाली और लोहे की सलाखों के लिए एक तल से भरी हुई थीं। 25 डिग्री के कोण पर बंद ये तल धातु को रिसीविंग ट्रफ में प्रवाहित होने देता था। वहां से 1200 अभिसारी खायां इसे केंद्रीय कुएं तक ले जाती थीं। चिनाई और ढलाई का काम समाप्त होने के अगले दिन बार्बिकेन ने आंतरिक सांचे पर काम करना शुरू किया। अब उसका उद्देश्य कुएं के बीच में एक संयोगी अक्ष के साथ 900 फीट ऊंचा और 9 इंच व्यास का एक सिलेंडर खड़ा करना था, ताकि कोलंबियाड के बोर के लिए आरक्षित स्थान को ठीक से भरा जा सके। ये सिलेंडर मिट्टी और रेत के मिश्रण से बना था, जिसमें घास और भूसा भी मिलाया गया था। सांचे और चिनाई के बीच बची हुई जगह को पिघली हुई धातु से भरना था, जिससे तोप के किनारे 6 फीट मोटे हो जाते। इस सिलेंडर को इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए लोहे की पट्टियों से मजबूत किया जाना था और पत्थर की परत में जकड़े गए क्रॉस क्लैंप के माध्यम से अंतराल पर स्थिर किया जाना था। ढलाई के बाद ये क्लैंप धातु के ब्लॉक में खो जाएंगे, जो उनके लिए बुरा नहीं होगा। ये ऑपरेशन 8 जुलाई को पूरा हो गया और कास्टिंग 10 जुलाई के लिए तय की गई। J.T. मेस्टर ने अपने मित्र बार्बिकेन से कहा, कास्टिंग एक अच्छा समारोह होगा। निस्संदेह, बार्बिकेन ने उत्तर दिया, परंतु ये सार्वजनिक नहीं होगा।
क्या आप सभी आने वालों के लिए बाड़े के दरवाजे नहीं खोलेंगे? बिल्कुल नहीं। कोलंबिया की ढलाई एक नाजुक बल्कि खतरनाक ऑपरेशन है और मैं चाहता हूं कि इसे बंद दरवाजों के साथ किया जाए। जब प्रक्षेप्य छोड़ा जाएगा तो आप चाहें तो सार्वजनिक समारोह कर सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं। राष्ट्रपति सही थे, ऑपरेशन में अप्रत्याशित खतरा हो सकता था, जिसे दर्शकों की एक बड़ी भीड़ टालने में सक्षम नहीं थी। आवागमन की पूरी स्वतंत्रता बनाए रखना आवश्यक था। गन क्लब के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल को छोड़कर किसी को भी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, जो टैम्पा टाउन की यात्रा पर गए थे। उनमें तेजतर रार बिल्सबी, टॉम हंटर, कर्नल ग्लोमसबेरी, मेजर एल्फिंस्टन, जनरल मॉर्गन और टुट्टी क्वांटी शामिल थे, जिनके लिए कोलंबियाड की ढलाई एक निजी मामला था। जेटी मैस्टन ने खुद को उनका मार्गदर्शक बनाया। उन्होंने उन्हें किसी भी विवरण में छूट नहीं दी। उन्होंने उन्हें हर जगह, पत्रिकाओं, कार्यशालाओं, मशीनों के बीच ले गए और उन्होंने उन्हें एक के बाद एक 1200 भट्टियों का दौरा करने के लिए मजबूर किया। 1200वीं यात्रा के अंत में वे इससे काफी ऊब चुके थे। ढलाई ठीक 12 बजे होनी थी। शाम को प्रत्येक भट्टी में 114,000 पाउंड धातु भरी गई थी, जो एक दूसरे के ऊपर रखी गई थी ताकि गर्म हवा उनके बीच स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुबह से ही 1200 चिमनियां वातावरण में आग की लपटें उगल रही थीं और मिट्टी हिल रही थी। जितनी धातु को पिघलाना था, उतने ही पाउंड कोयले को जलाना था। इसलिए 68,000 टन कोयला सूरज के सामने काले धुएं का एक मोटा पर्दा फेंक रहा था। भट्टियों के घेरे में गर्मी जल्द ही असहनीय हो गई, जिसकी गड़गड़ाहट की तरह थी। शक्तिशाली धौकनी ने अपने निरंतर विस्फोटों को जोड़ा और तापदीप्त भट्टियों को ऑक्सीजन से संतृप्त कर दिया। सफल होने के लिए ढलाई का काम तेजी से किया जाना चाहिए। तोप के गोले से मिले संकेत पर प्रत्येक भट्टी को तरल लोहा बाहर निकालना था और पूरी तरह से खाली करना था। ये व्यवस्थाएं हो जाने के बाद फोरमैन और कामगार बेसब्री और भावना के साथ पूर्व निर्धारित क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। अब बाड़े में कोई नहीं था और प्रत्येक अधीक्षक ने रन के द्वार के पास अपनी जगह ले ली। बार्बिकिन और उनके साथियों ने, जो पास की एक ऊंची जगह पर थे, ऑपरेशन में मदद की। उनके सामने एक तोप रखी गई थी जिसे इंजीनियर की ओर से संकेत के तौर पर दागा जा सकता था। 12 बजे से कुछ मिनट पहले धातु की पहली बूंदें बहनी शुरू हुईं, भंडार धीरे धीरे भर गए और जब लोहा पूरी तरह तरल अवस्था में आ गया तो उसे कुछ क्षणों के लिए शांत छोड़ दिया गया ताकि बाहरी पदार्थों को अलग किया जा सके। 12 बज गए, तोप अचानक से चली और उसकी लपटें हवा में उड़ने लगीं। एक साथ 1200 टैपिंग होल खोले गए और 1200 ज्वलंत सांप 1200 कुंडों से होकर केंद्रीय कुएं की ओर बढ़े, आग के छल्लों में लुढ़कते हुए। वहां वे भयानक शोर के साथ 900 फीट की गहराई में उतरे। यह एक रोमांचक और शानदार नजारा था। लोहे की इन तरंगों ने जब आसमान में धुएं के बादल फेंके तो जमीन कांप उठी, साथ ही सांचे की नमी भी वाष्पित हो गई और अभेद्य भाप के रूप में चिनाई के वेंटहोल से ऊपर की ओर फेंक दी। ये कृत्रिम बादल अपने मोटे सर्पिलों को खोलते हुए हवा में 3000 फीट की ऊंचाई तक चले गए। क्षितिज की सीमाओं पर भटकने वाला कोई भी रेड इंडियन फ्लोरिडा के दिल में एक नए गड्ढे के निर्माण में विश्वास कर सकता था, और फिर भी यह न तो एक विस्फोट था, न ही एक आंधी, न ही एक तूफान, न ही तत्वों का संघर्ष, न ही उन भयानक घटनाओं में से एक जिसे प्रकृति उत्पन्न करने में सक्षम है। नहीं, अकेले मनुष्य ने ही उन लाल रंग के वाष्पों, ज्वालामुखी के योग्य उन विशाल लपटों, भूकंप के झटके जैसी उन प्रचंड तरंगों, तूफानों और तूफानों के प्रतिद्वंद्वी उन प्रतिध्वनियों का निर्माण किया था, और यह उसका हाथ था जिसने खुद द्वारा खोदी गई खाई में पिघली हुई धातु का एक पूरा नियाग्रा फेंक दिया था।